अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है रियल एंड अपेरेंट वेट। अब ये टॉपिक जो है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टोटल 4 केसेस हैं आपके सिलेबस में और पेपर में चारों भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कोई से 2 भी आ सकते हैं, कोई से 3 भी आ सकते हैं। ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि कोई से 2 केसेस आपसे वो पूछ लेते हैं पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे, बिल्कुल बुनियादी बातों से, और फिर इसको खींच के लंबा करते जाएंगे, आगे लेके जाते जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं वेट की तरफ ना। वेट हमें पता है क्या होता है, पुल ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड एज वेट। ये बात हमें पता है। इस वाले वेट को क्या बोलते हैं? ये होता है रियल वेट, ट्रू वेट या एक्चुअल वेट, जो भी बोल लें। अब इसका फार्मूला क्या होता है? W इक्वल्स टू mg। अब मैथ तो कांस्टेंट है, मैथ तो हर बॉडी का होता ही होता है। तो अगर हम इस कांस्टेंट को हटा दें तो इसका मतलब है कि वेट जो है वो ग्रेविटेशनल जो पुल है या ग्रेविटी है उसके प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं कहूँ कि वेट हमने बिल्कुल ज़ीरो करना है, तो वेट ज़ीरो करने का एक आसान तरीका क्या है कि आप कहें कि ये ग्रेविटी ख़त्म कर दें, ग्रेविटी को बिल्कुल हटा दें, तो वेट भी बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। अगर ग्रेविटी हट जाए, ग्रेविटी ख़त्म हो जाए किसी तरीके, तो वेट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अब ये बात तो हमें पता चल गई, लेकिन एक ऐसा भी तरीका है या कुछ ऐसे भी तरीके हैं कि हम ग्रेविटी को ख़त्म किए बगैर भी वेट जो है वो ज़ीरो कर सकते हैं या इंक्रीज़ कर सकते हैं या डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। तो वो क्या तरीके हैं, वो ऐसे तरीके क्या हैं, उन तरीकों के बारे में आप स्टार्ट करते हैं। अब अपेरेंट वेट की मैं डेफिनेशन लिखवा देता हूँ अभी स्टार्ट में, लेकिन जब ये इसके केसेस में चलेंगे तब आपको सही समझ आएगी। तो अपेरेंट वेट की डेफिनेशन होती है, लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वेट ऑफ बॉडी इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड क्या जी? अपेरेंट वेट। अब ये डेफिनेशन आप अपने पास लिख के रख लें, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं बेशक। अब चलते हैं केसेस की तरफ। जब केसेस पे चलेंगे तो ये डेफिनेशन आपको समझ आएगी। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, वहाँ पे चल के देखते हैं केसेस की तरफ। अब आपकी बुक्स में, ज़्यादातर बुक्स में जो एग्जांपल ली जाती है वो लिफ्ट की ली जाती है। तो हम बना लेते हैं अपने से एक लिफ्ट, कोशिश करते हैं कि हमसे बन जाए। ये ले जी, ये हमारी लिफ्ट तकरीबन हो गई है तैयार। ये आ गई लिफ्ट की सीलिंग। अब ये हमने ना इस लिफ्ट की छत के साथ हमने एक क्या बांध दिया, स्प्रिंग बैलेंस, या ये जो वेट मेजर करने वाली डिवाइस होती है। और यहाँ इसके साथ हमने नीचे क्या लटका दिया, कोई भी बॉडी जिसका वेट हमने मेजर करना है। अब आपको ये सारा कुछ समझने से पहले ये समझना है कि ये जो मशीन है, जो स्प्रिंग बैलेंस है, ये वेट को कैसे मेजर करता है। अब वेट को ये कैसे मेजर करता है, इसकी एक यहाँ पे समझ लें। अब ये फर्ज कर लें स्प्रिंग बैलेंस है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसके साथ क्या लटका दिया, वेट। अब इसका वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है? डाउनवर्ड। वेट हमेशा कहाँ एक्ट करता है? ये हमें पता है, डाउनवर्ड एक्ट करता है, mg।
तो इसके रिएक्शन में हमने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा, एवरी एक्शन एज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। तो ये कहाँ एक्ट करेगा, अपवर्ड एक्ट करेगा, कोई एक फोर्स लगेगी। अब वो फोर्स क्या होगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये क्या है, टेंशन है टी। तो ये जो टेंशन है ये असल में ये जो हमें स्प्रिंग बैलेंस है ये हमें फोर्स बताता है कि ये कितनी फोर्स लग रही है, मीन्स उसका वेट मेजर करके बता देता है यहाँ पे हमें वैल्यू, इस टेंशन अपवर्ड टेंशन की वजह से। तो ये बात हमें समझ आ गई कि वेट कैसे मेजर होता है, ये ऐसे मेजर होता है कि ये वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो हमें स्ट्रिंग में या इस रस्सी में जो टेंशन क्रिएट होती है वो अपवर्ड क्रिएट होती है, और उस टेंशन की वजह से यहाँ पे हमें ये मशीन जो है ये वेट बताती है। तो यहाँ पे ये कहानी हमें समझ आ गई कि यहाँ पे ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा इसका वेट, और टेंशन कहाँ एक्ट करेगी, अपवर्ड। अब चलते हैं पहले केस की तरफ। अब ये जो लिफ्ट है इसको हम कह देते हैं कि ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे होने का क्या मतलब है कि लिफ्ट जो है अभी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो मतलब ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। अभी हम अपेरेंट वेट की तरफ मतलब नहीं गए, तो चलते हैं देखते हैं होता क्या। अब पहले केस की तरफ जाते हैं, लिफ्ट विद ज़ीरो एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन अगर ज़ीरो है तो अब हमें क्या पता चलेगा, यहाँ से वेट क्या एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड, और टेंशन कहाँ एक्ट कर रही है, अपवर्ड। अब आपने दो बातें याद रखनी है। एक तो बात यह है, पहले आप एक बात सुन लें कि ये जो टी है इसको हम क्या मान के चलेंगे, ये क्या है, अपेरेंट वेट है। ठीक है, टी क्या है जी, अपेरेंट वेट है। तो अभी हम अपेरेंट वेट की डेरिवेशंस कर रहे हैं, तो मींस इस सारी डेरिवेशंस में चारों केसेस में हम टी की वैल्यू निकालेंगे। तो अब जब टी की वैल्यू निकालेंगे तो शुरू करते हैं, देखते हैं। फोर्स का कंसेप्ट आपको पता है कि अगर एक ये ब्लॉक नीचे पड़ा हुआ है, एक बंदा इसको इस साइड से खींच रहा है और एक बंदा इसको इस साइड से खींच रहा है, और दोनों की फोर्सेस क्या सेम है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन। तो अगर मैं इसको लिखूं ऐड करने के लिए तो क्या मैं लिखूंगा, 10। इस वाली फोर्स को मैंने लिखा अगर +10, तो दूसरे वाली फोर्स को मुझे क्या लिखना पड़ेगा, -10, है ना। इसीलिए ये 10 इक्वल्स टू उस साइड जाके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, मीन्स ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा। तो सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, जितनी डाउनवर्ड फोर्स लग रही है यहाँ पे इस वेट की, उतनी ही इस मैस की उतनी ही यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेरिवेशन में, T इज इक्वल्स टू W। T इक्वल्स टू W का क्या मतलब है, T इक्वल्स टू W का क्या फार्मूला होता है, mg। तो इसका मतलब है कि जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी तो यहाँ पे ये जो हमारी डिवाइस है ये क्या मेजर करेगी, जो अपेरेंट वेट है वो किसके इक्वल आएगा, रियल वेट के, मीन्स वेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो नीचे छोटी सी स्टेटमेंट लिख देंगे, व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द लिफ्ट रियल वेट will be equal to apparent weight। ठीक है जी, तो ये छोटी सी स्टेटमेंट लिख देनी है। अब चलते हैं आगे। अब हम कह देते हैं जी कि ये जो लिफ्ट है ये कहाँ जा रही है, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। क्या कर रही है जी, अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। अब आ जाएगा अपेरेंट वेट का कंसेप्ट, और ये आ जाएगा हमारा कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अब देखते हैं कि वेट के साथ क्या होता है। अभी हमने यही डेफिनेशन लिखी है, द वेट ऑफ बॉडी इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अभी हम कह रहे हैं ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये क्या एक्सेलरेट कर रहा है, अपवर्ड। तो अपवर्ड एक्सेलरेट करने से क्या फ़र्क आ जाएगा वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे ना
जब एक्सेलरेशन ज़ीरो थी ना तो दो फोर्सेस थी, कौन कौन सी? एक टेंशन थी अपवर्ड हो रही थी और वेट डाउनवर्ड। लेकिन यहाँ पे क्या कंसेप्ट आ गया, यहाँ पे थर्ड फोर्स भी आ गई, कौन सी वाली? एक्सेलरेशन वाली। तो जब एक्सेलरेशन हो रही है मीन्स अपवर्ड जा रही है, तो कोई फोर्स ही लग रही है। तो अब इस तरह के कंसेप्ट में आपने यहाँ पे देखा होगा, यही वाली वैल्यू अगर मैं लिखूं तो मैं लिखता हूँ 10। अब मैंने वो ऊपर एग्जांपल दी थी इक्वल थी जब, है ना। अब मैं अगर इसको कहूँ ये 15 है और ये क्या है 10, तो होगा क्या कि ये वाला ब्लॉक जो है ये इस 15 वाले की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, लेकिन पूरे 15 न्यूटन के साथ मूव नहीं करेगा। कैसे? क्यों? क्योंकि 10 न्यूटन इसको इधर भी खींच रहे। तो हम लिखेंगे इसको F1 कह देते हैं, इसको F2 कह देते हैं। तो नेट फोर्स निकालने के लिए, नेट फोर्स निकालने का क्या तरीका होता है, सारी फोर्सेस को ऐड कर दे। अगर इसको मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ इस 15 को, तो लाजमी बात है ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको मुझे नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या आ जाएगी 5 न्यूटन। अब इस नेट फोर्स का क्या फार्मूला होता है, एम ए, मीन्स हमारे पास जो एम ए आया या जो फोर्स आई वो कितनी आई, 5 न्यूटन आई, है ना। तो ये आपने कंसेप्ट बिल्कुल यही वाला सेम कंसेप्ट यहाँ पे ऊपर अप्लाई करना है। अब हमारे पास कितनी आ गई, 3 फोर्सेस आ गई। अब 3 फोर्सेस आ गई तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब अपवर्ड एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगी, दो केसेस होंगे, तो आपने जब भी एक्सेलरेशन अपवर्ड होगी तो आपने क्या लिखना है, ये टी है और ये डब्ल्यू है। आपने जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी ना उसको पहले लिखना है, मीन्स एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में हो रही है, टी की डायरेक्शन में ना। तो आप लिखेंगे टी और माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या, किसकी वजह से एक्सेलरेशन हो रही है, अपवर्ड जा रही है इस फोर्स की वजह से, तो उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, एम ए। जैसे यहाँ पे ये नेट फोर्स थी एम ए, है ना। ये दोनों फोर्सेस माइनस होगी जो ऑपोजिट डायरेक्शन में थी और ये एफ नेट आ गया एम ए वाला। तो सेम यहीं पे यही काम हुआ, ये दो फोर्सेस आपस में माइनस होगी और ये आ गया नेट फोर्स वाला एम ए। तो अब यहाँ पे मैं केस मेंशन कर दूँ, हेडिंग मैंने दी नहीं, लिफ्ट विद अपवर्ड एक्सेलरेशन। अब अपवर्ड एक्सेलरेशन है तो ये आपने याद रख लिया कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी ना आपने वो वाली फोर्स पहले लिखनी है और दूसरे वाली उसमें से माइनस कर देनी, मीन्स डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी, आपने उसमें से माइनस कर दिया। अब करना क्या है, सिंपली ये डब्ल्यू इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डब्ल्यू प्लस एम में, डब्ल्यू जो है वो वेट है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एम जी प्लस एम ए इक्वल्स टू टी, टी इक्वल्स टू एम कॉमन ले लें तो जी प्लस ए। अब इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है कि यहाँ तक तो बात ठीक है, टी इक्वल्स टू एम जी, ये जो वेट है रियल वेट और अपेरेंट वेट क्या है, इक्वल है। लेकिन जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट करेगी तो हमारे पास रियल वेट में क्या चीज़ ऐड होगी, ये एक फैक्टर ऐड हो गया एम में। तो एम में के ऐड होने से वेट में क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा। जब भी कोई चीज़ ऐड हो तो जाहिर सी बात है इंक्रीज ही आता है। तो अगर इंक्रीज आ गया तो इसका मतलब कि जब लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेट कर रही होगी तो हमारा ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये वेट क्या करेगा, ज़्यादा मेजर करेगा एक्चुअल वेट से। तो यही जो एक ज़्यादा मेजर करना होता है, यही ज़्यादा मेजर्ड वेट क्या होगा, इसका अपेरेंट वेट होगा। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इंक्रीज्ड वेट होगा, जो इस केस में इंक्रीज हुआ है अगले केस में डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड वेट क्या कहलाता है, अपेरेंट वेट। ठीक है जी। आपने कभी लिफ्ट में अगर सफ़र किया हो तो जब आप लिफ्ट के अंदर जाते हैं और उसके बाद वो लिफ्ट के बटन वगैरह जिस फ्लोर में भी जाना हो, ऊपर जाना हो, तो उस स्टार्टिंग वाले कुछ सेकंड में ना आपको अपना आप भारी लगता है। क्यों? क्योंकि उस स्टार्टिंग वाले कुछ देर में आप एक्सेलरेट कर रहे होते हो अपवर्ड। तो जब एक्सेलरेट कर रहे होते हो अपवर्ड तो यही वाला सेम केस होता है कि आप अपने आप को वेट को, आपका जो वेट है वो इंक्रीज्ड फील होता है आपको। अब चलते हैं लिफ्ट विद डाउनवर्ड एक्सेलरेशन को अगले केस की तरफ। लिफ्ट
with downward acceleration। अब हमारी लिफ्ट रह गई है पिछले पेज पे, तो इस पेज पे नई लिफ्ट बनानी पड़ेगी। लिफ्ट बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, दोबारा बना लेते हैं। यहाँ पे ये आ गया जी। ये यहाँ पे वही सेम, ये हमने छत के साथ लटका दिया स्प्रिंग बैलेंस और उसके साथ ये वेट लटका दिया। सेम वही कंसेप्ट, वेट इसका कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड। एम जी है डाउनवर्ड, और इसमें डाउनवर्ड वेट एक्ट करने की वजह से क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगी अपवर्ड, और यहाँ पे हमें मेजर्ड वेट मिलेगा। अब हम कह रहे हैं कि लिफ्ट क्या कर रही है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रही है। एक्सेलरेशन क्या है जी, डाउनवर्ड है। तो अब पिछला कंसेप्ट वही लेके चलेंगे, जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगी तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी वो वाला हम पहले लिखेंगे। अब एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्शन में है, डब्ल्यू की डायरेक्शन में, तो हम क्या लेंगे, डब्ल्यू पहले माइनस टी इक्वल्स टू क्या चीज़ थी, अब वो थर्ड वाली फोर्स कौन सी है जो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, जिसको हम नेट फोर्स से समझ रहे हैं, वो क्या है, एम ए। तो टी की डेरिवेशन हमने करनी है, एम ए माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू इस साइड आके माइनस हो गया। अब क्योंकि ये माइनस ख़त्म करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एम ए प्लस डब्ल्यू, या इसको यूँ भी लिख सकते हैं डब्ल्यू माइनस एम ए। डब्ल्यू पहले लिख दिया, एम ए बाद में लिख दिया। अब अगर इस इक्वेशन को आप गौर से देखें तो क्या हो रहा है, ये अपेरेंट वेट है, ये रियल वेट है। रियल वेट में से क्या हो रहा है, कोई चीज़ माइनस हो रही है। तो अगर उसमें से कोई चीज़ माइनस हो रही है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें डिक्रीज आ रहा है। तो हमें क्या होगा, तो इस बात से, इस इक्वेशन से क्या पता चला कि जब कोई भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, लिफ्ट की एक्सेलरेशन या किसी भी चीज़ की एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होती है, तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। व्हेन द लिफ्ट accelerates downward the weight of object क्या जी, डिक्रीजेस, क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब ये जो मशीन है, ये इसका जो अपेरेंट वेट है ये क्या बताएगी, कम बताएगी। अब चलते हैं सबसे मस्त केस की तरफ। अब एक्सेलरेशन जो है वो तो होगी, लेकिन एक्सेलरेशन सॉरी नहीं होगी। जो केस फोर्थ है इसको 3 कह दें, और केस नंबर 4 लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली। अब लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली का क्या मतलब है, मैं इसी में से बार बार बनाने से टाइम वेस्ट होगा, इसी केस में से समझ लेते हैं। लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली का मतलब है, फ्री फॉल में आपको पता है कि ये जो एक्सेलरेशन होती है वो सिर्फ किसकी वजह से होती है, ग्रेविटी की वजह से। तो ये जो ए है इसको हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी से। तो इस वाली जो एम ए होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एम जी में। लेकिन अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है, तो लिखते हैं W माइनस टी इक्वल्स टू एम में, सेम वही बात, जिस डायरेक्शन में नीचे की तरफ आ रहा है तो W पहले लिख दिया, T बाद में लिखा, W माइनस टी इक्वल्स टू एम में। अब माइनस टी इक्वल्स टू एम में माइनस डब्ल्यू, सेम वही काम अभी तक चलता आ रहा है। टी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ इसको, W माइनस एम में हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, सेम वो जो ऊपर काम किया था। अब T इक्वल्स टू डब्ल्यू माइनस एम में हो गया। अब W का क्या फॉर्मूला होता है, एम जी माइनस एम ए, लेकिन ट्विस्ट आता है यहाँ पे। और वो ट्विस्ट क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिफ्ट फ्री फॉल कर रही है, एज लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली
लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल में है, तो क्या होगा, ए विल बी इक्वल टू जी। तो ये वाला जो ए है ये क्या हो जाएगा, जी। टी इक्वल टू एम जी माइनस एम, ए की जगह क्या आ जाएगा, जी। तो समथिंग माइनस समथिंग मीन सेम सेम, तो ज़ीरो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल में होती है तो उसका वेट क्या हो जाता है, ज़ीरो। तो आप लिख लेते हैं इसको, व्हेन द बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इट बिकम्स क्या जी, वेटलेस। बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल शेमलेस, जैसे वो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं जिनका सुबह पेपर है उनकी तरह। When the body is falling freely it becomes weightless। That is to say, क्या हो जाएगा इनका, apparent weight is zero। तो ये चार केसेस हैं इसके, रियल और अपेरेंट वेट के। ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। इसमें कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं और बाकी सारा आगे डेरिवेशन बंदे से होती ही रहती है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।